गुहिल वंश। हमने इसका प्रारंभ 2-3 स्तरों से किया है, लेकिन अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 चीजों पर फोकस करना होता है। आप दिमाग लगाइए बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई भी वंश जो पढ़ेंगे उसके वंश के प्रारंभिक इतिहास पर बात करेंगे। प्रारंभिक इतिहास क्या रहा उसका, और यानी कि उसका मूल स्थान क्या रहा। कौन सा स्थान? मूल स्थान क्या रहा। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें, मेवाड़ वालों की बात करें, तो स्रोतों के आधार पर बताओ मूल स्थान कौन सा प्राप्त होता है? वल्लभी। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। या तो अपन इसमें जो जगह है वो वल्लभी ले लेते हैं, या फिर आनंदपुर लेते हैं। वल्लभी ले लेते हैं, या फिर कौन सी लेते हैं? आनंदपुर लेते हैं। आनंदपुर भी कहाँ है? गुजरात में। जैसे कि पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था कॉलेज का, उस एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? आनंदपुर। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंदपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंदपुर। और वल्लभी भी ठीक है, वल्लभी के पास ही। तो ऐसा कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर बताते हैं। कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ से इनका एक व्यक्ति का नाम आता है वल्लभी के, शिलादित्य। क्या नाम आता है? शिलादित्य। नाम बड़ा शिलादित्य। और शिलादित्य का नाम सील भी आता है क्या? शिलादित्य या सील, ये नाम आता है। और ये जो है इसके समय विदेशी आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण होता है? विदेशी आक्रमण हो जाता है। और उस आक्रमण में देखा जाता है कि आक्रमण में इसकी पत्नी, क्या नाम था? पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। ये जो इसकी पत्नी है पुष्पा, ये तीर्थ गई थी। कहाँ गई थी? यात्रा पर निकली थी। और ये जो शिलादित्य और उसका परिवार जो है वो उस आक्रमण में मारा जाता है। और यहाँ पर ये पुष्पा जो है, एक गुफा है। कौन सी गुफा है वो? हाँ, तो मालिया की गुफा। हाँ, जो भी है, पर एक गुफा है। उस गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है, और उस गुफा के नाम पर ही उसका नाम क्या हो जाता है? गुहिल हो जाता है, या फिर गुहादित्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? गुहिल या गुहादित्य हो जाता है। अब इस गुहिल को ही मेवाड़ में जो गुहिल वंश बना है उसका आदि पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? तो आदि पुरुष कौन हो जाएगा? आदि पुरुष हो जाएगा गुहादित्य, या फिर क्या बोल देंगे इसको? गुहिल बोल देंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा पुरुष? आदि पुरुष, है ना। मूवी भी आती है ना आदि पुरुष। ठीक है। इसके बाद में इसका वंशज निकल के आता है बप्पा रावल। कौन आता है? बप्पा रावल। तो ये बप्पा रावल जो है ये आता है, और बप्पा रावल शासन करता है लगभग 734 ईस्वी से। कब से करता है? 734 ईस्वी से क्या शुरू करता है? ये शासन का प्रारंभ करता है बप्पा रावल। तो इसकी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं बप्पा रावल की, कि 734 ईस्वी से बप्पा रावल जो शासन शुरू करता है, तो इसमें ये क्या क्या नवाचार करता है, नए नए सिस्टम शुरू करता है। तो हम देख पाएंगे कि बप्पा रावल जो है जब 734 ईस्वी में शासन शुरू करता है, तो सबसे पहले ये चित्रांगद मौर्य नाम का व्यक्ति है। ये शासक है उस समय चित्तौड़ का। इसको ये पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद फिर ये चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। इससे पहले ये माना जाता है कि बप्पा रावल जो है एक ग्वाला था, और हारित ऋषि की गाय चराया करता था। और हारित ऋषि जो है इन्होंने बप्पा रावल को 12 आदेश दिए थे। कितने आदेश दिए थे? 12 आदेश दिए थे। और उन आदेशों में एक आदेश बप्पा के राजा बनने का भी था। ऐसे भी माना जाता है कि ये बहुत बलशाली शासक था। 32 मण का भाला रखता था, और एक साथ यह 4 भैंसों की बलि चढ़ा देता था। कितने भैंसों की? 2 भैंसों की, और 4 बकरों की बलि मतलब चढ़ा लेता था ये।
तो बहुत खतरनाक शासक था। और जाने कितने हाथ की दो थी बताओ, कितने हाथ की? कितने हाथ था? पहले पढ़ाया था मैंने, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। चलो कोई बात नहीं, आगे आएगी वो, फिर बताता हूं। अभी मेरे भी दिमाग में से 2 तीसरा गई। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। तो बप्पा रावल जो है चित्रांगद मौर्य और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है हारित ऋषि के आशीर्वाद से। कौन से ऋषि है? इसके बाद में जो है ये वहां पर एक स्वर्ण मुद्रा चलाता है। कौन सी मुद्रा चलाता है? स्वर्ण मुद्रा, यानी कि मेवाड़ में स्वर्ण मुद्रा चलाता है, जो कितने ग्रेन की होती है? 115 ग्रेन का जो है सिक्का होता है। ग्रेन यूनिट है, चांदी की मात्रा से संबंधित है, सॉरी गोल्ड की मात्रा से संबंधित है। और गोल्ड की जो सोने की मुद्रा चलती है, इसलिए इसको मुद्रा प्रणाली का क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रणाली का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बप्पा रावल को। तो मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक कौन हो जाएगा? बप्पा रावल हो जाएगा। तो ये रावल शाखा का पहला शासक होता है, इसलिए इसको हम मेवाड़ में वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अब बप्पा रावल जो है जिसके आशीर्वाद से शासक बना था वो है एकलिंग जी। कौन है? तो एकलिंग जी के आशीर्वाद से ये राजा बना था, और एकलिंग जी के आशीर्वाद से बना था। तो इसने एकलिंग जी का बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर के साथ ही इसने जो एक कैलाशपुरी में बनवाया था मंदिर। कहाँ पे बनवाया था? कैलाशपुरी में। तो ये कैलाशपुरी में तो मंदिर का निर्माण करवाया, और उसके अलावा जो है नागदा को क्या बनाया? नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया। तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई? तो ये राजधानी हो जाएगी। बाद में ऐसा मानते हैं कि नागदा में जो है एक सास बहू का मंदिर भी बनवाया गया। कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। ये बप्पा रावल के द्वारा ही बनवाया गया। किसका मंदिर है? सास बहू का। अपने राजस्थान में देवरानी जेठानी के गोकड़े भी है, देवरानी जेठानी का मंदिर भी है। ऐसी प्रकार से सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया है? बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया। अब आगे चलते हैं कि बप्पा रावल के बाद में जो शासक बने वो बने भरत भट्ट। कौन बने? भरत भट्ट। भरत भट्ट के बाद जो शासक बने वो बने अल्लट। कौन बने? अल्लट। अल्लट के बाद जो शासक बने वो बने शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बाद जो शासक बने वो बने कौन? जैत्र सिंह। कौन बने भाई? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के बाद जो शासक बने तेज सिंह। कौन से सिंह है? तेज सिंह। और तेज सिंह के बाद समर सिंह। समर सिंह। और समर सिंह के बाद जो शासक बने वो रतन सिंह। ये शासक बने। तो यहाँ पर संबंध जोड़े जाते हैं इनके दिल्ली सल्तनत से। कौन सल्तनत से? दिल्ली सल्तनत से, जो हमने कल भी चर्चा की थी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से अगर संबंध का टॉपिक आ जाता है आपके, जैसे सेकंड ग्रेड में तो 5-6 शासक ही है, ज्यादा नहीं है। मेन टॉपिक है जैसे कि अपने चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप है, उसके अलावा जो है मेवाड़ से राज सिंह है, उसके बाद में मालदेव है, इधर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। ये फिक्स है ना, जो भी है वो फिक्स है। इसके अलावा ये मेवाड़ का जो है दिल्ली सल्तनत से क्या है? संबंध है। दिल्ली सल्तनत से संबंध। अब ये जो टॉपिक है जैसे, तो इसमें हमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत की भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेवाड़ की जानकारी है तो दिल्ली सल्तनत की भी होनी चाहिए। तो यानी कि दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष, सीधा बढ़ा दो तुम, तो दिल्ली के सुल्तानों से क्या हुआ? संघर्ष हुआ। अब दिल्ली के सुल्तान याद होंगे तभी तो संघर्ष कराओगे, नहीं तो कहां से कराओगे? जैसे अगर अपन बात करें दिल्ली के सुल्तान में नाम लिख लेते हैं अपन किसका? सबसे पहले मेन का लिख लेते हैं, यहाँ पर राजा लिख लेते हैं। तो बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल के समय तो कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 734 की बात है। तो उस समय तो दिल्ली सल्तनत थी नहीं। दिल्ली सल्तनत कब से आती है? 1206 से आती है। तो यानी कि 1206 के बाद में जो भी आएगा वो आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश जो आता है उसमें जो शासक आता है गुलाम वंश में वो आता है एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है?
कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में आता है बलबन। इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? बलबन आता है। हालांकि एक रजिया का नाम आता है जो इल्तुतमिश की क्या है? बेटी है। और भारत की प्रथम महिला क्या है? सुल्तान है, वो रजिया सुल्तान है। तो यहाँ पर आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता है राजस्थान में, याद है सबको। पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो आक्रमण करता है ये करता है अजमेर में। कहाँ पर करता है? अजमेर में। और वहां पर जो है अजमेर में ये जो है एक संस्कृत पाठशाला है उसको गिरा देता है, और गिरा करके वहां पर जो अपना मस्जिद बना देता है। ठीक है, तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बात हो गई। वो उस समय का जो साल होता है वो लगभग होता है अपने 1298 का, सॉरी 1198 का, यानी 1198-99 की बात है ये। तो वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा क्या बन जाता है? मस्जिद बन जाता है। और फिर एक वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वो भी आता है। तो अपने यहाँ पर सबसे पहले जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? तो ये गुलाम वंश का ही है। अब उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब आक्रमण करता है तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन होता है? उस समय मेवाड़ का शासक होता है जेत्र सिंह। कौन होता है? जेत्र सिंह। और यहाँ पर हमें ये पता है कि मेवाड़ में जो बप्पा ने राजधानी बनाई थी वो बनाई थी नागदा। कौन सी बनाई थी? नागदा। तो नागदा पर शासन कौन कर रहा था? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह शासन कर रहा था, किंतु इसी समय जो है आक्रमण होता है किसका? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। जब नागदा खत्म हो जाता है तो जेत्र सिंह नई राजधानी की तलाश करने में लग जाता है। और जब नई राजधानी की तलाश करता है तो फिर ये नई राजधानी बनाता है किसको? चित्तौड़गढ़ को। किसको बनाता है? चित्तौड़ को। तो ये चित्तौड़ को फिर क्या बनाता है? ये नई राजधानी बनाता है। कौन? जेत्र सिंह। तो ये संबंध किससे जुड़ा? इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, और क्यों? जेत्र सिंह जो है उस पर किया और नागदा को नष्ट कर दिया, वहां के मंदिरों को भी तोड़ दिया। और यहाँ पर फिर इसी कारण जो जेत्र सिंह ने नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, जेत्र सिंह के बारे में हमने और कुछ विशेष पढ़ा था क्या? बताओ। उसके बाद शासक बनता है कौन? बलबन। बलबन के समय शासक कौन आता है? तेज सिंह। देखिए, हालांकि तेज सिंह जो है इसने बलबन की सेना को एक बार यहाँ से भगा दिया। यहाँ तेज सिंह के समय हमारे एक ग्रंथ का चित्रण भी हुआ था, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसका चित्रण 1260 में आहड़ में, कौन सी जगह? कमलचंद्र द्वारा ताड़ पत्र पर किया गया था। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है उसका चित्रण जो है किसके समय होता है? तेज सिंह के समय। ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ का क्या है? पहला चित्रित क्या है? ग्रंथ है। तो ये पहला ग्रंथ हो गया। ठीक है, कहां पर किया गया? किसने किया? किस पर किया? किसके समय किया? बस इतने से पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में गुलाम वंश चल ही रहा है। गुलाम वंश में और भी शासक थे, लेकिन हमने मेन शासक लिए हैं, है ना, जो हमारे काम के हैं। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पर बलबन। बलबन के बाद नसीरुद्दीन महमूद के समय ये सेनापति रहा था, तो नसीरुद्दीन महमूद भी आक्रमण करेगा। उसके बाद फिर नया वंश चेंज होता है, और उस वंश का नाम क्या होता है? खिलजी वंश। कौन सा वंश होता है? खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश आता है तो उसके समय कुछ शासक आते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश के समय एक तो आएगा अपना जलालुद्दीन, ये संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो 1290 के आसपास ही आता है जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ से अगर हम इस साइड आते हैं तो हम देख पाएंगे कि इस समय जलालुद्दीन खिलजी पहली बार आक्रमण करता है, तो वो कहाँ करता है? रणथंभौर पे करता है। कौन सी जगह करता है? और उस समय जो रणथंभौर पर शासन था वो किसका था? राणा अमीर का था। तो राणा अमीर पे आता है लगभग 1200, अरे राणा अमीर थोड़ी, अमीर देव चौहान, रणथंभौर सही है, 1299। इससे पहले 1291, तो ये सही आएगा 1291-92। क्या आएगा?
1291-92। तो ये आक्रमण होता है कहां पर? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। हम मीरदेव चौहान है, रणथंभौर में चौहान शासन करते थे और मेवाड़ में राणा करते थे, तो राणा वहां लगा देंगे, चौहान यहाँ लगा देंगे। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने आक्रमण किया था और कह गया था कि भाई मैं ऐसे 10 किलो को भी एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो वो डायलॉग यही का है। तो यहाँ पर ये तो रणथंभौर गए, लेकिन अपन यहाँ मेवाड़ की बात करें, किसकी बात करें? मेवाड़ की। तो मेवाड़ में क्या था? मेवाड़ में शासन किसका चल रहा है अभी? रतन सिंह का नहीं, मेवाड़ में किसका चल रहा है? समर सिंह का। किसका चल रहा है? समर सिंह का। मेवाड़ में शासन किसका चल रहा है? समर सिंह का। और ये जो समर सिंह है इसके समय बड़ा आक्रमण करेगा कौन? वो करेगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार जो आक्रमण लेके आएगा वो लेके आएगा 1299 में। कब लेके आएगा? 1299 में। तो ये 1299 में जो अटैक था, हालांकि इस समय रणथंभौर में भी जानकारी थी इसकी और इधर अपने जालोर में भी था, इसका प्रभाव चारों तरफ था 1299 का, क्योंकि ये गुजरात अभियान था। कौन सा अभियान था ये? गुजरात अभियान। तो ये राजस्थान अभियान नहीं था, ये कौन सा अभियान था? गुजरात अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का। और गुजरात अभियान में जाना हो तो राजस्थान से जाना होता है। कहां से जाना होता है? क्योंकि जब आपने पता है कि अकबर भी गुजरात अभियान किया था 1573 के आसपास, तो उस समय जो है वो भी अपने राजस्थान से ही निकला था। तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी जो गुजरात अभियान कर रहा है, तो ये भी कहां से गुजर रहा है? राजस्थान से। तो राजस्थान से जाने के लिए या तो आप जालोर वाले रास्ते से निकल सकते हो, कौन से वाले से? या फिर आप मेवाड़ वाले रास्ते से निकल सकते हो, या फिर आप रणथंभौर वाले रास्ते से निकल सकते हो। इन वाले एरियो से आप निकल सकते हो, लेकिन बीच में जो मालवा पड़ता है, कौन सा एरिया पड़ता है? मालवा, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मालवा और राजस्थान की रियासतों के रिलेशन जो थे वो एक जैसे ही थे। तो आप यहाँ निकलोगे तो इधर मालवा भी यहाँ से ही लिंक है ना। तो ये सारा लिंकेड सिस्टम था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले कहां से निकलना चाहा? जालोर से। लेकिन यहाँ पर कानड़देव जो शासक था उसने इनको रोक दिया और फिर यहाँ से बाद में ये कहां से गए? मेवाड़ से। और मेवाड़ में जो शासक था कौन? समर सिंह। इसने एक दंड नामक कर जो है, दंड कर ये लिया मुगल सेना से, खिलजी की सेना से, और उसके बाद उनको गुजरात जाने दिया। बाद में यहाँ से एक घटना और होती है कि जालोर में जब ये सेना रिटर्न आ रही थी, इस अभियान से वापस लौट रही थी, तो जब वापस लौट रही थी तो जालोर में किसी स्थान पर इसके जो पैसे लूट कर लाए थे, किराज खुम्स ऐसे चलता था इनका, युद्ध में लूटा गया माल होता था उस पर खुम्स लगाते थे ये। तो ये जो खुम्स लाए थे तो उसका बंटवारा हो रहा था। इसमें से एक मंगोल सेनापति उसको धन को लेकर के भग जाता है और वो भग के कहा शरण ले लेता है? फिर यहाँ से वो रणथंभौर में शरण ले लेता है। जब रणथंभौर में शरण ले लेता है तो फिर बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी एक और अभियान छेड़ता है और उस अभियान का नाम क्या होता है? राजपूताना अभियान। क्या होता है भाई? राजपूताना अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन टारगेट है वो गुजरात अभियान में नहीं है, अब कौन से अभियान में है? और इसकी जो सेना पूरे इंडिया में फैली हुई थी, जो दक्षिण में इसका बड़ा वो मलिक काफूर नाम का व्यक्ति है वो हिजड़ा, तो वो भी था इसके साथ। इसके अलावा उलुग खां, नुसरत खां, है ना, ऐसे बहुत सारे इसके अलप खां, उलग खां, नुसरत खां, अलप खां, है ना, बहुत सारे इसके साथ सेनापति हुआ करते थे। और वो सारे सेनापति आए थे, एक रणथंभौर में मर गया था, बाकी आगे चल रहे थे, है ना। तो ऐसे तो फिर आता है रतन सिंह। कौन आता है? समर सिंह की चिरवा शिलालेख में दी गई उपाधियां कौन कौन सी थी? परले मारुत, है ना, सिंह। और बताओ, अरे अमीर की नहीं पूछ रहे हैं, समर सिंह की बताओ, समर सिंह की उपाधियां कौन कौन सी थी बताओ? शत्रुओं का संहारक, सिंह के समान सूरवीर, धर्म मर्मज्ञ और प्रजावत्सल। तो प्रजावत्सल तो अमीर को भी कहते हैं,
और समर सिंह को भी कहते हैं। प्रजावत्सल जो था, शरणागत वत्सल जो था वो वो था अमीरदेव चौहान भी था। इधर प्रजावत्सल जो है वो अपना समर सिंह भी है, दोनों जगह पे आएगा। तो यहाँ पर रतन सिंह शासक बनते हैं और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और इनका अभियान कौन सा होता है? राजपूताना अभियान होता है। अटैक कर देते हैं कब? 1301 में का 3 में 1 में तो वहां करेंगे रणथंभौर, 3 में कब कर देते हैं? 3 में। तो 1303 में अटैक करते हैं। कारण जो आपको पता ही है, चित्तौड़ का सामरिक महत्व है, उसके अलावा पद्मिनी की सुंदरता है, उसके अलावा समर सिंह के द्वारा दंड कर लेना है, और कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। इन सब कारणों से आक्रमण कर देता है। लेकिन कुछ ग्रंथ जैसे कि पद्मावत ग्रंथ है, और पद्मावत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इस ग्रंथ में जो है 1540 में लिखा गया पद्मिनी की सुंदरता के बारे में। किसके बारे में? तो इस ग्रंथ के अनुसार तो आक्रमण का कारण जो है सुंदरता ही बताया गया, लेकिन इसका खंडन भी किया गया है। एक तो गौरीशंकर ओझा के द्वारा और एक किसके द्वारा? बताइए, खंडन किस किसने किया है? गौरी नैन सी थोड़ी है, कानून गो, प्रीतम कानून गो के द्वारा इसका जो है खंडन किया गया है इस मत का कि भाई जो ये कहानी है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया गया है। तो यहाँ पर हमने पद्मावत को लिख लिया। अब देखो रतन सिंह के समय जो है 28 जनवरी तक का मामला था। 28-29 जनवरी 1303 को यहाँ पर बड़ा सा युद्ध खत्म होता है और राजपूत जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं। राजपूत क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं। और महिलाएं क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। इन दोनों चीजों को कॉमन रूप से क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। तो साका शब्द समझ गए ना? साका राजस्थान में होता था, जिसमें कौन सा क्या घेरा चालू हुआ था? अगस्त तक जोर हुआ था। सही है। 1303 से यहाँ पर अगस्त तक लिख देते हैं। इसमें अगस्त तक, अगस्त 1303 तक जो है यहाँ पर 6 महीने हो जाते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8 हो रहे हैं वैसे तो, पर एवरेज में 6 महीने का घेरा मानते हैं। कितने महीने का? 6 माह का घेरा। लेकिन कुछ किताबें हैं वो क्या बोलती है? 8 माह का। ऐसी कौन सी किताब है जो 8 माह के बारे में बताती? बताओ। खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू में कौन से अभियान प्राप्त होता है? रणथंभौर अभियान भी होता है और साथ में चित्तौड़ अभियान भी प्राप्त होता है। एक इनकी किताब है मिफ्ता उल फुतू, उसमें स्पेशल रणथंभौर अभियान मिलता है। तो खजाइन उल फुतू का दूसरा नाम क्या था? तारीखे अलाई। क्या नाम था? तारीखे अलाई। तो ये पूछ लेता है कि भाई, क्योंकि जिन बच्चों की हिस्ट्री नहीं होती है उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, ये उसी किताब का दूसरा नाम है। जो कौन सी किताब है? खजाइन उल फुतू। तो खजाइन उल फुतू पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तारीख ए अलाई। तो ठीक है, तो ये तारीख ए अलाई और खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। और अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि है? अरे अलाउद्दीन खिलजी का। किसका दरबारी कवि है? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार, तबला और कव्वाली का क्या किया था? आविष्कार किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता भी माना जाता है। और अमीर खुसरो के गुरु जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया बड़े बड़े सुल्तान घबराते थे और एक बार एक सुल्तान ने धमकी दे दी औलिया को, जो दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़ देना। तो औलिया ने संदेश भिजवाया, हुजूर दिल्ली अस्त दुरुस्त, दिल्ली अभी दूर है। और जैसे ही सुल्तान दिल्ली में, पहली बात तो औलिया का कत्ल था और सुल्तान रास्ते में ही मर गया। तो चमत्कारी सिद्ध थे एक तरह से। कौन? निजामुद्दीन
औलिया। और जिसमें ईश्वरीय प्रकृति पाई जाती है ना, उसे दुनिया रोक नहीं सकती है। वो जो जाना है वो जाएगा, जहाँ बढ़ना होगा वो बढ़ेगा। आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते हो। सबके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है। अब आप सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मेरी वजह से वो ऐसा बढ़ा, मैंने उसको बढ़ाया। अभी हम सोचते हैं कोचिंग वाले, हमारी वजह से तुम्हारी नौकरी लगी, हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी नौकरी लगती है। क्योंकि जिसकी वजह अच्छी होती है ना, वो अच्छी दिमाग से तैयारी करता है और वो पॉजिटिव थिंकिंग से तैयारी करता है, उसकी जॉब लगती है। बहुत सारे की जॉब नहीं लगती, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह वो खुद ही है, कोचिंग थोड़ी है। अगर कोचिंग की वजह से लगती तो जयपुर जाने के बाद भी फेल होके क्यों आता? जयपुर जाने के बाद फेल होके आने का सवाल ही नहीं उठता है। वजह से ही अगर नौकरी लगती तो, है ना। तो वजह कुछ नहीं है, मैटर सब सेम है। हमारा काम हम कर रहे हैं, तुम्हारा काम तुम कर रहे हो। ये है। अगला पॉइंट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, तो यहाँ पर हो जाता है 1600 महिलाएं क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। राजस्थान में कौन से नंबर का जोहर होता है? तीसरे का थोड़ी, दूसरे नंबर का। तो राजस्थान का पहला तो कहाँ होता है? रणथंभौर में। और दूसरा नंबर का कहाँ होता है? चित्तौड़ में। तो राजस्थान में दूसरे नंबर का क्या होता है? ये जोहर होता है। और इसमें जो है पद्मिनी के साथ कितनी महिलाएं होती है? 1600 महिलाएं होती है। जोहर का मतलब क्या होता है? महिलाओं के द्वारा अग्नि में कूद जाना, यानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाएं आग में कूद जाती थी। उसको क्या कहा जाता था? जोहर कहा जाता था। क्योंकि पुराने समय में जो है ये जो आते थे, अरे मत चटका पेनवेन, पुराने समय में जो विदेशी आक्रांत आते थे वो क्या करते थे? परेशान करते थे, धार्मिक रूप से बदल देते थे। ध्यान दो प्रीतम। तो देखो क्या होता था कि जैसे मान लो धार्मिक सबसे पहले विकास करेगा व्यक्ति, तो अपने धर्म का विकास करता है। कौन से का विकास करता है? धर्म का। जैसे मान लो विदेशी आए थे, अरे प्रीतम क्या कर रहे हो तुम, बार बार 2 बार बोल दिए तुम बातें करते हो। तो देखो बातें मत करो या तो बाहर चल जाया करो। तो देखो क्या होता है कि अगला पॉइंट आता है, जैसे कि कभी भी कोई आए, जैसे अंग्रेज आए भारत में, कौन आए? या फिर भारत में 712 ईस्वी में पहली बार कौन आए थे? मुस्लिम आए थे। कौन आए थे? 712 ईस्वी में आए थे। और या फिर अगर बात करते हैं कोई और आए भारत में, तो ये सबसे पहले अपने किसकी विकास करते हैं? धार्मिक विकास करते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जैसे पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। तो इन्होंने तो विवाह की नीति शुरू कर दी थी। कौन सी नीति शुरू कर दी थी? विवाह की नीति। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से विवाह करो ताकि अपने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ेगी। आज भी इसके परिणाम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसे है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अंग्रेज आए थे तो इन्होंने भी ऐसा किया, और यहाँ पर जो है मुस्लिम आए तो इन्होंने भी ऐसा किया। ईसाई आए, मुस्लिम आए, पुर्तगाली आए, कोई भी आए, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसियां चलाई। लेकिन हम गए कहीं भी तो हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम तो ऑलरेडी संपन्न है, राम जी के मत पे चलने वाले हैं, है ना। प्राण जाई पर वचन नहीं जाए। इसलिए हमारे जो जनसंख्या का विकास उतना नहीं हो पाया। हालांकि ये अलग बात है कि देश में इतना विकास हो गया, ये कम बात नहीं है ना। तो वो है। बाकी अगर वास्तव में ऐसा कर देते ना अपन, तो यूं मान लो पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई दिखता ही नहीं, है ना। अपन दिखते साले पूरे वर्ल्ड में, इंडियन ही इंडियन हो जाते, है ना। तो ऐसे है। और ये क्या है? मच्छर, ये तो कुछ नहीं। तो अगला पॉइंट चलते। तो यहाँ पर जोर हो गया। आप जाने रानियों ने जोर क्यों किया, है ना? समझ गए बात को? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। क्योंकि पहले की रानियां जो है ना सती हो जाती थी। आपको पता है, जिंदा ही चिता पे जल जाती थी, है ना। उसको बोलते सती। क्या बोलते? सती। बेटे के साथ जो हो जाते तो मात सती। क्या बोलते? माँ सती। और अगर उसको जैसे मान लो पति के साथ होती है तो सती, है ना। ऐसे माँ सती या टीला मिलता है अपने को एक जगह। तो ऐसे ये सती प्रथा, पहले अलग अलग तरह की प्रथाएं थी। कुछ सही भी थी, कुछ गलत भी थी। कैसी थी? कुछ सही भी थी, कुछ गलत भी थी। ऐसा सिस्टम था। फिर इसके बाद में ये वंश खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी नाम चेंज कर देता है, खिजराबाद कर देता है। किसका? चित्तौड़ का नाम। और वहां पर लोगों का 30,000 लोगों का क्या करवा देता है? कत्लेआम करवा देता है। देखो इन लोगों को निपटा दिया, है ना।
तो ये देखो, अगर आपने अपनी शक्तियां कमजोर की तो फिर आप गए काम से, है ना। अब 30,000 लोग एक साथ मरना कम बात है क्या? क्यों मरेंगे इसे, और क्या करेंगे? शक्तियां कमजोर हो जाएगी तो क्या करेंगे, है ना। इसलिए इतिहास को देख के भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर समझ लो कि आपका दिन उल्टा ही चल रहा है ना। इतिहास आपको भविष्य और भविष्य वर्तमान एक ही तो है। अरे इतिहास आपको प्राचीन से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ता है कि प्रारंभ में क्या था, याद करो आपके साथ कितना बुरा हुआ था। अब आप तो घंटे 2 घंटे में कोरोना जैसी महामारी भूल गए, है ना। चलने दो साहब, वही पेड़ काटो और सब उड़ा दो, वापस धुआं करो, है ना। भूल गए ना, कितना टाइम हुआ अभी, 2 साल। तो मनुष्य को बार बार वो याद दिलाता है क्या, इतिहास का तुम्हें नष्ट कर देंगे अगर विदेशी आ गए तो। इसलिए अपने ज्ञान का विकास ज्यादा से ज्यादा करो। आज अपन देख रहे हैं ना, आज अपन हर चीज कहां से लाते, आज हर चीज अमेरिका की लेते अपन। वो ये माइक्रोसॉफ्ट फलाना सॉफ्टवेयर ये पर वो फलाना नहीं लेते क्या, अपने देश में भी डेवलप होते हैं। तो पहले विकास जिसका होगा जो आगे बढ़ेगा। वर्तमान दौर ऐसा ही है। भारत एक ही साल में विश्व गुरु हो सकता है, दिमाग से चल रहा है आजकल गेम। पहले और आज माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, याद है? छोटे मोटे देशों से ज्यादा उसकी जीडीपी है माइक्रोसॉफ्ट, जबकि वो तो कंप्यूटर में ही है ना, फिर भी देशों से बड़ी जीडीपी है। तो ऐसा बात तो हो सकता है। अब अपन क्या है, अपन तो चिप्स बना रहे हैं, हाँ? अपन तो कौन सा रोजगार कर रहे हैं? चिप्स, कचौरी, समोसा, पोया, चाय, इस पे सिमटे हुए है साला। वो बिल गेट्स आता है वहां से, बिल गेट्स आया था, कौन आया था? डोनाल्ड ट्रंप आया। बिल गेट्स तो बहुत पुरानी बात है, डोनाल्ड ट्रंप आया था, बिल गेट्स आया था चाय वाले के पास। बिल गेट्स आया था शायद, हाँ। तो वो बिल गेट्स आया था, वो अपने यहाँ के चाय वाले की चाय पी ली और चाय वाला भी मस्त हो गया, 8 दिन तक नींद नहीं आई उसको, है ना। तो अपने यहाँ के ऊंची देते हैं अपने क्या है, चाय बेच रहे, अपना धंधा है वो तो। पर उन्होंने अपने इंडिया में आके वो अलग तरह का प्रेजेंटेशन करे कि यहाँ के लोग तो ऐसे ही शकरकंद है ना। तो वो वाला मामला है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर ये आया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। कौन आएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। जबकि अपना भारत जो है प्रारंभ से विश्व गुरु रहा है। पहले के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना होगा आपने, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, वल्लभी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। इन विश्वविद्यालयों में चीन के, विश्व के सारे देशों के लोग क्या आते थे, पढ़ने आते थे। पर अब वर्तमान में वो सोच रहे हैं कि अपन ने इनको बांध लिया है ना। तो समझ रहे, तो अपने को थोड़ा सा सरकारें जो होती है ना, ये धीरे धीरे अलर्ट होती जा रही है इस चीज पर। तो अब ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो खिजराबाद नाम किसने किया ये बताओ तुम तो। खिजराबाद नाम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसके चोरे का नाम क्या था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। अगर इसके चोरे का नाम समोसा खां होता तो आज चित्तौड़ का नाम क्या होता? समोसा खां, है ना, ऐसे होता। लेकिन उसका नाम था खिज्र खां और इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। यहाँ पर एक दरगाह का लेक है, दाबाई पीर दरगाह का लेक। कौन सा लेक है? दाबाई पीर की दरगाह का लेक है, और वहां से हमें ये नाम का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन, तो इस खिज्र खां की भी ज्यादा इच्छा नहीं हुई चित्तौड़ में रहने की, तो कुछ समय बाद ये दिल्ली चला जाता है और अपनी जगह पर ये जो है मालदेव सोनगरा, क्या नाम है? मालदेव सोनगरा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? मूछाला मालदेव। क्या बोलते हैं? मूछाला मालदेव। उस मूछाला मालदेव को नियुक्त कर जाता है। बाद में मूछाला मालदेव जो है, इसका बेटा, क्या नाम है उसका? जय सिंह सोनगरा। कौन सा सोनगरा है? तो वो जय सिंह सोनगरा है, वो शासन कर रहा होता है और उस पर जो है अमीर, जो राणा अमीर है, वो आक्रमण करता है और मार देता है जय सिंह सोनगरा को। इस जय सिंह सोनगरा का एक नाम बलवीर सोनगरा भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? बलवीर सोनगरा। तो बलवीर सोनगरा और जय सिंह सोनगरा जो है एक ही है। तो यहाँ पर जो है इसकी मार देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे कहते हैं अपन सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। तो ये जो सिसोदिया वंश है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये मेवाड़ का गुहिल वंश का ही नवीन रूप है। इसलिए इस सिसोदिया वंश को अपन जो बप्पा रावल, कौन है वो? बप्पा रावल थोड़ी, राणा अमीर। राणा अमीर। तो ये जो राणा अमीर है, इस राणा अमीर को क्या नाम दे देते हैं?
मेवाड़ का उद्धारक। क्या नाम देते हैं अपन? मेवाड़ का उद्धारक, ये नाम देते हैं। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? वीर राजा किसे कहा जाता है? वीर राजा। प्रबल हिंदू राजा किसे कहा जाता है? प्रबल हिंदू राजा। तो प्रबल हिंदू, प्रबल तम भी कह सकते हो। तो प्रबल हिंदू राजा किसे कहा जाता है? राणा अमीर। और क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। तो ये देखो कितने सारे नाम हो गए इसके। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? राणा अमीर को कहा जाता है। तो राणा अमीर जो है ये भील सरदारों के सहयोग से शासक बनता है। तो इसके सहयोग से, भीलों के सहयोग से शासक बनता है और किसको हराता है? बलवीर सोनगरा को हराता है। इसने जो चित्तौड़ में मंदिर बनवाया था वो अन्नपूर्णा माता है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा माता है, जिसको बरवड़ी माता भी कहा जाता है। तो अन्नपूर्णा या बरवड़ी माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। तो अपन ने पढ़ा अन्नपूर्णा माता को अपन कुलदेवी बोले या आराध्य देवी बोले? बताओ। तो कुलदेवी तो बाण माता है इनकी, तो यहाँ पर कौन सी बोलेंगे इसको? आराध्य देवी। तो ये आराध्य देवी हो जाएगी। तो आराध्य देवी कौन सी माता हो जाएगी? अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। ठीक है। इसके बाद में शासक बनता है अमीर के बाद में कौन? अमीर के बाद शासक बनता है कौन? अमीर के बाद शासक बनता है क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह को इतिहास में खेता कहते हैं। उसके बाद शासक बनता है लक्ष्य सिंह, और लक्ष्य सिंह को इतिहास में क्या कहते हैं भैया? लक्ष्य सिंह को इतिहास में लाखा कहते हैं। ज्यादातर चर्चित नाम क्या है? लाखा। उसके बाद में बनता है मोकल सिंह। कौन बनता है? मोकल सिंह, और उसको इतिहास में मोकल कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मोकल कहते हैं। और उसके बाद में शासक कौन बनता है? कुंभा। ये बिल्कुल छोटा सा नाम है कुंभा। तो ये कुंभा शासक बनता है, और कुंभा के बाद में इसके पुत्र शासक बनते हैं। तो कुंभा का पुत्र कौन है? तो कुंभा का पुत्र रायमल है और उदा है। तो उदा और रायमल, उदा और रायमल, रायमल और उदा किसके पुत्र है? कुंभा के पुत्र है। उसके बाद में रायमल के पुत्र शासक बनते हैं, जिनमें से 3 पुत्र होते हैं। पृथ्वीराज होता है, पृथ्वीराज के बाद जय सिंह होता है, और जय सिंह के बाद में संग्राम सिंह होता है। जिस संग्राम सिंह को हम बोलते हैं वो बोलते हैं सांगा। संग्राम सिंह को क्या